वेलकम बैक फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक रिएक्ट जेएस का। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे रिएक्ट जेएस के फाइल स्ट्रक्चर के ऊपर कि रिएक्ट जेएस का फाइल स्ट्रक्चर है क्या, कौन सी फाइल किसके लिए यूज होती है और कैसे काम करती है, और किस फोल्डर में या किस फाइल में हमें काम करना पड़ता है या काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन करूंगा अपना टेक्स्ट एडिटर VS कोड। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फ्रेंड्स अपना जो लास्ट टाइम हमने एक फ्रेश ऐप हमने क्रिएट की थी रिएक्ट जेएस की, वो मैंने ओपन कर ली है और आप देख सकते हैं डेमो ऐप यहाँ पे दिख रहा है VS कोड में। और सबसे पहले हम जाते हैं जो हमारी पैकेज फाइल है फ्रेंड्स। तो हमारे पास है पैकेज फाइल, रेडमी फाइल, गिट इग्नोर फाइल, सोर्स फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर है और नोड मॉड्यूल का फोल्डर है फ्रेंड्स, और एक हमारे पास yarn log भी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करेंगे पैकेज डॉट जेसन की। मैंने आपको लास्ट की वीडियो थी जो मेरी पैकेज मैनेजर वाली फ्रेंड्स, आपने अगर वो देखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप वो देखें, जिससे आपको पता लगेगा कि ये जो पैकेज डॉट जेसन है वो करती क्या है। बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा, डिटेल में मैंने उस वीडियो में बताया है आपको। तो पैकेज डॉट जेसन जो फाइल है फ्रेंड्स, जो हमारे पैकेज मैनेजर हैं वो उसमें जो भी चीज़ें लिखी होती हैं, यानी कि वो पैकेज मैनेजर उनको रीड करते हैं इस फाइल को, और जो भी चीज़ में लिखी होती है वो अपने आप डिटेक्ट करते हैं या अपने आप वो आइडेंटिफाई करते हैं कि इस चीज़ में का मतलब क्या है, और उस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं और हमारे प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। जो अगर हम सबसे पहले जो टैब है या जो लाइन है अगर वो देखें, उसमें नेम लिखा हुआ है और डेमो ऐप लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया रिएक्ट जेएस का तो ये वाला जो प्रोजेक्ट नेम था या ऐप नेम था वो यहाँ ऐड हो गया। उसके बाद वर्जन कौन सा है उसका, प्राइवेट रिव्यू, डिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसी वाला भी मैंने फ्रेंड्स आपको वीडियो में बताया था, बट मैं फिर बताना चाहूँगा। हमारे पास डिपेंडेंसी दो तरीके की होती है, एक होती है डिपेंडेंसी, एक होती है डेव डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि जब आप बिल्ड बनाएंगे, यानी कि आपका जब कोड कंपाइल होगा, तो जो डेव डिपेंडेंसी में आपको जो भी ये मॉड्यूल या लाइब्रेरी दिख रही हैं, उसका मतलब है कि वो उस बिल्ड में, यानी कि वो कंप्रेस होके या वो मर्ज होके या बंडलर बन के जाएंगी उस बिल्ड में। अगर वो सारी डिपेंडेंसी है डेव डिपेंडेंसी के अंदर, तो उसका मतलब ये है कि जब आपने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया नोड मॉड्यूल में, ये आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी सारे नोड मॉड्यूल हैं जो कि डेवलपमेंट करने के लिए या नोड की डिपेंडेंसी ऐड होने के लिए यूज हो रहे हैं ताकि वो एप्लीकेशन रन कर सकें। तो डेव डिपेंडेंसी का मतलब यही होता है कि वो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट आप के लिए काम करेंगे। बट आप जब बिल्ड बनाओगे तो बिल्ड में ओनली इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो मर्ज होके जाएगा आपके एक्चुअल कोड के साथ। तो ये एक डिफरेंस है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारे पास स्क्रिप्ट टैग है फ्रेंड्स। स्क्रिप्ट टैग में जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया जब हमने सेटअप की, उसमें कुछ कमांड दिखाई उसने, यार्न स्टार्ट या npm स्टार्ट बिल्ड टेस्ट, तो ये वो वाली कमांड है फ्रेंड्स। जब आप वो एग्जीक्यूट करेंगे उसके बेसिस पे रीड करके ये कमांड चलाता है आगे, जो कि रिएक्ट स्क्रिप्ट की है। उसके बाद हमारे पास ESLint है। ESLint के लिए भी मैं आपको उसके ऊपर भी एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो सके कि लिंटिंग होती क्या है। मोटा मोटा बताना चाहूँगा कि ये एक एरर हैंडलर कह लो या एरर डिबगर है या बग फिक्सर है, काफ़ी सारे डेफिनेशन है लिंटिंग की। ब्राउज़र लिस्ट है, प्रोडक्शन में ये बता रहा है, डेवलपमेंट बता रहा है, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी एंड ऑल दैट। तो ये फ्रेंड्स इस फाइल का काम है। इसके अलावा हम इसमें देख सकते हैं कि इसने कौन कौन से जो लाइब्रेरी या मॉड्यूल बाय डिफ़ॉल्ट डाल दिए हैं। तो सबसे पहले जो लाइब्रेरी है, जी हाँ, वो है रिएक्ट की। रिएक्ट का इसने पैकेज डाल दिया है हमारे इस ऐप के अंदर।
उसके बाद रिएक्ट डोम भी रिएक्ट पे डिपेंड है फ्रेंड्स। जैसा कि डोम होता है हमारे पास HTML में, तो ऐसा ही इन्होंने इसके ऊपर रिएक्ट डोम बनाया है, जो हम कहते हैं कि वर्चुअल डोम जो रिएक्ट का अपना है, तो इस जो पैकेज के साथ चलता है फ्रेंड्स। इसके अलावा इन्होंने एक और जो चीज़ ऐड की है वो है रिएक्ट स्क्रिप्ट। इसमें भी काफ़ी सारी डिपेंडेंसी है, जैसे कि इसमें इन्वायरमेंट फाइल की है, इसमें जो कंपाइलेशन की है, जो आप नीचे देख रहे हो ये स्टार्ट हो रहा है ये, और तो ये सारा का सारा इस पैकेज के थ्रू हो रहा है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ का यही काम था। अभी के लिए आपने इसमें कुछ नहीं करना, इसे कर देते हैं हम क्लोज। अब आते हैं रीडमी फाइल पे। रीडमी फाइल का ऐसा वैसा तो कोई काम नहीं है फ्रेंड्स, बट ये जो रीडमी फाइल है ये हेल्प करेगी हमें कि आप इसमें प्रोजेक्ट कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे बनेगा। अगर किसी ने, जैसे कि मैंने आपको किट की वीडियो में बताया था कि आप कोड शेयर कर सकते हैं, तो वो बंदा इजीली कोड अपने सिस्टम पर क्लोन कर सकता है, सेटअप कर सकता है प्रोजेक्ट। जब आप टीम में काम करेंगे तो उसके लिए ये वाली फाइल काफ़ी हेल्प करेगी। और जब आप गिट में भी इसे पुश करेंगे तो तब ये वाली चीज़ें भी वहाँ पर डिस्प्ले होंगी, तो ये फाइल वो काम करती है। उसके बाद हमारे पास है गिट इग्नोर फाइल में भी हमें इसने अपने आप ही बना दिया। आप देख सकते हैं इसने काफ़ी सारी एंट्रीज कर रखी हैं गिट वाली फाइल में। तो जो जो फाइल की इसमें एंट्री है वो फाइल गिट में नहीं जाएंगी। जैसे नोड मॉड्यूल है, नोड मॉड्यूल नहीं जाएगा ऊपर। ये कुछ env फाइल है या बिल्ड की फाइल है, ये सारी चीज़ें ऊपर नहीं जाएंगी। इसके अलावा हमारे पास है यार्न लॉग फाइल में, क्योंकि मैंने यार्न कमांड मेरी रन हुई है तब ये बनी है। ऐसे ही पैकेज लॉग डॉट जेसन भी बनती है जब आप इंस्टॉल करते हो या फर्स्ट टाइम चलाते हो, रिएक्ट ऐप को क्रिएट करते हो या कोई डिपेंडेंसी ऐड करते हो फ्रेंड्स, तो उस केस में भी पैकेज डॉट जेसन बनेगी या यार्न लॉग डॉट बनेगी। तो इसका ऐसा कोई काम नहीं है, बस ये आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग डिपेंडेंसी ऐड करती है उसमें, तो इसका ऐसा कोई काम नहीं है। नोड मॉड्यूल का मैंने यही बताया कि जो पैकेज डॉट जेसन में यहाँ पे लिखे हुए हैं मॉड्यूल, वो सारे के सारे जब इंस्टॉल होते हैं तो वो इस फोल्डर के अंदर बन जाते हैं। और जब आप गिट में सारा कोड डालोगे तो आपके पास ये यही 5 जो 2 फोल्डर और 3 फाइलें यही जाती हैं फ्रेंड्स। अब जाते हैं हम पब्लिक फोल्डर के अंदर। तो पब्लिक फोल्डर में फ्रेंड्स नाम सीधा क्लियर है, पब्लिक है। तो फ्रेंड्स सिंपल वर्ड में बोलूँ, पब्लिक फोल्डर रूट फोल्डर है एप्लीकेशन का, जहाँ पे हम स्टैटिक फाइल्स रख सकते हैं। स्टैटिक इन द सेंस कि आपको, मान लो आपके पास डिज़ाइन है, वहाँ पे कुछ इमेजेस आपने स्लाइस करके रखी हैं, तो वो पब्लिक फोल्डर के आप एक एसेट्स या स्टैटिक या इमेजेस किसी भी नाम का फोल्डर बना सकते हो और उसके अंदर वो फाइल्स रख सकते हो ताकि वो ईजिली एक्सेसिबल हो। जैसा कि मान लो आपका डोमेन नेम है, डोमेन नेम स्लैश, अगर आपका कोई फोल्डर है इमेजेस पब्लिक फोल्डर के अंदर बनाया है, तो इमेजेस स्लैश और उस फाइल का या उस पिक्चर का नाम, जैसा कि अगर आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि हमारे पास लोगो 192.png है, तो अगर मैं इसे एक्सेस करना चाहूँ तो वो मैं, जो मेरा वेबसाइट का नाम होगा, डोमेन नेम होगा स्लैश मैं लोगो 192.png लिखूँगा और वो एक्सेस हो जाएगी। तो हमें जो भी हमारी स्टैटिक फाइल्स हैं जिनको हम एज ए एक्सेस करना चाहते हैं एज ए डोमेन नेम के साथ, तो वो वाली सारी फाइल्स हमें पब्लिक के अंदर रखनी चाहिए फ्रेंड्स। और मैं याद रखना कि मैं स्टैटिक फाइल की बात कर रहा हूँ, डायनेमिक नहीं, स्टैटिक ओनली। तो जानते हैं आगे हर फाइल के बारे में। तो इसमें हमारे पास robot.txt है, इसमें भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये एसईओ पर्पज़ के लिए रखी हुई है। मेन फेस्ट फाइल है, इसमें इसके सारे आइकन, रिएक्ट का ऐप का नेम, कलरिंग और ये सारी चीज़ें इसमें डाली हुई हैं इन्होंने। लोगो डाले हुए हैं, एचडी वाला लोगो है, सिंपल लोगो है, हाई डेफिनेशन लोगो है, उसके बाद फैब आइकन है, फिर उसके बाद हमारे पास है index.html।
HTML में ये सारी की सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, पब्लिक URL एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है ये, जो कि पब्लिक फोल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ से इसका पाथ उठाता है और वहीं से ये सारी फाइलें उठ रही हैं। ये भी मिनफिस्ट फाइल वहीं से उठ के आ रही है। उसके बाद यहाँ पर नो स्क्रिप्ट का भी लगा है, अगर जावास्क्रिप्ट डिसेबल होती है ब्राउज़र पे तो ये मैसेज आता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लगी हुई है वो है ID रूट, एक टेब बना हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये फ्रेंड्स कि जब हमारी ऐप कंपाइल होके एक बिल्ड जनरेट होती है या ऐप जो रेंडर होती है वो इसके अंदर होती है फ्रेंड्स, इस टैग को या इस आइडेंटिफायर को वो डिटेक्ट करती है और यहाँ पे अपनी जो HTML रेंडर करती है या अपना व्यू रेंडर करती है। अगर हम इसे हटा दें तो हमारी ऐप नहीं चलेगी। इसका काम हो गया ख़त्म फ्रेंड्स। अब आते हैं सोर्स, जो कि मेन फोल्डर है जहाँ पे हमें एक्चुअल में काम करना होता है। अब इस फोल्डर में काफ़ी सारी फाइलें स्टेप बाय स्टेप आते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले जो फाइल है, हम जाते हैं index.js में। तो ये वाली फाइल है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, क्योंकि जो इंडेक्स फाइल होती है वो होम फाइल होती है किसी भी प्रोजेक्ट की। तो ऐसे ही React.js की भी एक इंडेक्स फाइल है index.js, और आप देख सकते हैं जो पहले नंबर वाली लाइन है उसमें लिखा हुआ है import react from react। यानी कि मैंने बताया कि जो हमारी React.js है वो ES यूज़ करती है, ECMAScript यूज़ करती है, ES 6 के वर्जन और जो भी अब लेटेस्ट वर्जन है वो सारे यूज़ करती है। तो import जो कीवर्ड है वो ES 6 की ही देन है फ्रेंड्स। तो import किया है उसने, क्योंकि हमारी जो React है वो लाइब्रेरी है या मॉड्यूल है। आप देख भी सकते हैं पूरा पाथ आ रहा है कहाँ और किस मॉड्यूल से वो उठ कर आ रही है। तो रिएक्ट इंपोर्ट करनी पड़ती है सबसे पहले, उसके बाद करना पड़ता है डोम, रिएक्ट डोम। तो ये दोनों चीज़ें तो नेसेसरी हैं इंडेक्स फाइल में। उसके बाद इंपोर्ट कीवर्ड है सिंपल इंपोर्ट, यानी कि CSS फाइल है index.css, वो हमने इंपोर्ट की है। जैसे HTML में हम इंक्लूड करते हैं या एम्बेड करते हैं स्टाइल को, तो यहाँ पे हर फाइल को इंपोर्ट करने का तरीका ये होता है फ्रेंड्स। क्योंकि ये ES 6 हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी फाइल अगर आप इंपोर्ट करोगे तो इस तरीके से वो इंपोर्ट होगी। अगर आप फेमिलियर हैं ES 6 के साथ तो आपको ईजिली ये समझ आ रहा होगा। उसके बाद फिर हमारे पास है फोर्थ नंबर पे इंपोर्ट ऐप और ऐप। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सर्विस वर्कर, ये भी एक फाइल है, ये भी इंपोर्ट होती है। इसके बाद इस पे भी आते हैं। उसके बाद हमारे पास है रिएक्ट डोम डॉट रेंडर। अब जो रिएक्ट डोम है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वो 2 नंबर लाइन जो इंपोर्ट हुई है उस लाइब्रेरी से या उस पैकेज से उठ के आ रहा है। उसका फर्दर एक फंक्शन है रेंडर, जो क्या कर रहा है कि इसमें जो भी कोड लिखा हुआ है 8 नंबर लाइन से लेकर 11 नंबर लाइन तक, उस सारे कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, रेंडर कर रहा है। अब इसमें हमारे पास है एक जो टैग है react डॉट स्टिक मोड। अब ये स्टिक मोड क्या है फ्रेंड्स? तो स्टिक मोड का मतलब है, जैसा कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में यूज स्टिक अगर हम लिख दें जावास्क्रिप्ट के फाइल, तो जो जो स्टैंडर्ड या वो बनाए हैं फिक्स किए हुए हैं जावास्क्रिप्ट के कि आप सिंगल कोड ही यूज़ करोगे, आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ करोगे, तो स्ट्रिक्टली मार्क करता है। और वो नहीं तो वो आपको वार्निंग शो करता है कि नहीं आपने सिंगल डबल कोड यूज़ किए हैं तो सिंगल। तो ये सेम वे है फ्रेंड्स, React.js भी स्टिक मोड में है कि वो जो सिंटैक्स प्रॉपरली आप फॉलो करें उस चीज़ के लिए ये टैग लगाया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऐप की, ऐप एक कंपोनेंट है फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको जो पेज दिखाया React.js का, यहाँ पे भी लिखा हुआ है उन्होंने कंपोनेंट बेस्ड, यानी कि React.js में सारी की सारी चीज़ें कंपोनेंट हैं। तो ऐप को भी हम कंसीडर करेंगे वो कंपोनेंट है, और वो इसके अंदर हमने इंक्लूड कर दिया, एम्बेड कर दिया।
उसके बाद जो इस रिएक्ट रेंडर का जो एक सेकंड पैरामीटर है वो है फ्रेंड्स एक्चुअल में व्यू या आइडेंटिफायर, जहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ रेंडर हो गई। तो ये रूट क्या है फ्रेंड्स, ये रूट यही है जो मैंने आपको यहाँ दिखाया था, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है आईडी रूट। तो यहाँ पे जो एक गेट एलिमेंट बाय आईडी है ये जावास्क्रिप्ट का है, जावास्क्रिप्ट का डोम, यानी कि जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल के डोम को डिटेक्ट कर रही है, देन रिएक्ट डोम कंपोनेंट के थ्रू उस डोम को एक वैल्यू या व्यू पास कर रही है, और फाइनली हमारी रिएक्ट जेएस रेंडर हो रही है वहाँ पे। तो इस फाइल का ये काम है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारे पास एक सर्विस वर्कर डॉट अनरजिस्टर है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स क्या है इसका फंडा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल है सर्विस वर्कर। तो फ्रेंड्स इस फाइल का जो हमारा जो मोटिव होता है, इसमें हमें कुछ करना नहीं होता, बट जब अगर आप अपनी वेब ऐप को प्रोग्रेसिव ऐप बनाना चाहोगे तब इस फाइल का यूज होगा। अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन में पढ़ें, इसमें लिखा हुआ है इफ़ यू वांट टू योर ऐप टू वर्क ऑफलाइन एंड लोड फास्टर यू कैन चेंज ऑन रजिस्टर टू रजिस्टर। इसका मतलब क्या है, जो प्रोग्रेसिव ऐप होती हैं फ्रेंड्स वो करती क्या है, मान लो आपकी वेबसाइट है या वेब ऐप है, वो ब्राउज़र पे चल रही है, उसमें से जो स्टैटिक पार्ट है, यानी कि जो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सीएसएस एचटीएमएल क्लाइंट साइड है, क्लाइंट से ही रेंडर होती है, ब्राउज़र से ही रेंडर होती है, बस सर्वर से उसका सोर्स उठ के आएगा। तो जो प्रोग्रेसिव है वो करती क्या है, वो जो स्टैटिक वाला पार्ट है फर्स्ट टाइम लोड करके अपने ब्राउज़र की कैशे यूज़ करके, ब्राउज़र की कैशे एपीआई यूज़ करके अपने पास सारा का सारा लोड करके रख लेता है। इन केस पर जो इंटरनेट है वो ब्रेक भी होता है, तो जो स्टैटिक पार्ट था आपकी उस ऐप में वो एज इट इज़ चलेगा। ओनली जो सर्वर साइड से कुछ डाटा आ रहा था या आएगा वो रेंडर नहीं होगा, अदरवाइज आपकी ऐप पूरी फंक्शनल चलेगी। तो ये इसका मोटिव है फ्रेंड्स। इसके ऊपर भी हम डिटेल में जाएंगे आगे की वीडियोस में, अभी के लिए इतना ही बहुत है। अब हम आगे आते हैं app.js में। app.js में क्या है, app.js आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर लाइन है यहाँ पे भी हमने react.js जो है इंपोर्ट की है, यहाँ पे भी react.js इंपोर्ट की है। तो अब मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये कहाँ कहाँ इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जब भी आप कंपोनेंट बनाएंगे, यानी कि एक ऐसी फाइल बनाएंगे जो हमें एक व्यू रिटर्न करेगी, यानी कि HTML रिटर्न करेगी, तो इन द सेंस वो एक कंपोनेंट होगा। तो यानी कि जब भी आप कंपोनेंट क्रिएट करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपको हमेशा लिखना पड़ेगा कंपोनेंट में, अदरवाइज आपका कंपोनेंट चलेगा नहीं, वो एरर थ्रो करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये इंपोर्ट का तरीका है, यस का सिंपल फाइल इंपोर्ट की है SVG, और ये CSS फाइल है उस कंपोनेंट की, वो इंपोर्ट की है। उसके बाद यहाँ पे बनाया हुआ है फंक्शनल बेस कंपोनेंट, जिसमें सिंपल फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का और रिटर्न लिखा हुआ है, और सीधा का सीधा जो HTML है वो लिखी हुई है। अब ये वेरिएबल या इंपोर्ट का की बनाया था वो हमारा यहाँ पे हो गया, और ये हमको लोगो का सोर्स मिल गया और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस फाइल का सिंपल यही काम है फ्रेंड्स, यानी कि इसको हम कंसीडर कर सकते हैं ये ऐप कंपोनेंट है। उसके बाद हमारे पास app.ts है, जहाँ पे हम यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हैं, यानी कि हम अपने कंपोनेंट को जितने भी हो सके उसके टेस्ट केसेस भी बना सकते हैं, ताकि हमारी ऐप एक रिलायबल और बग फ्री ऐप बन सके। इसके ऊपर भी हम आगे जानेंगे वीडियोस में। उसके बाद हमारे पास कौन सी फाइल रहेगी फ्रेंड्स, सेटअप टेस्ट की ये एक फाइल रहेगी। ये एक फाइल जो हमारी है यूज़ होती है, React.js ने अब एक टेस्टिंग लाइब्रेरी अपनी खुद की बना ली है फ्रेंड्स। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो टेस्ट केस के लिए जो इन्वायरमेंट सेट करने होते हैं वो हम इस फाइल में लिख सकते हैं और उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यानी कि हम जस्ट एंजाइम और भी जो टेस्टिंग लाइब्रेरी हैं
उनको यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपने ऐप में हर कंपोनेंट, हर फाइल के लिए टेस्ट केसेस राइट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, सोर्स फ़ोल्डर है, हमें वहीं पे काम करना पड़ता है। अगर हम टेस्ट केसेस को छोड़ दें, प्रोग्रेसिव ऐप को छोड़ दें, तो इन दोनों फाइल में हमारा कोई काम नहीं है। इंडेक्स फाइल हमेशा वैसे ही रहेगी, app.js ऐसे ही रहेगा। जो HTML है हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और इसके ऊपर आगे मैं बताऊंगा कि फ़ोल्डर स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको लास्ट की वीडियो में भी बताया, जो हमारा फर्स्ट वीडियो है रिएक्ट जेएस के ऊपर, कि जो ड्रॉबैक हैं रिएक्ट जेएस के, इसने कोई हमें फ़ोल्डर स्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं किया, हमें खुद बनाने पड़ते हैं। अगर हमने यहाँ पे गड़बड़ी कर दी तो हम अपने प्रोजेक्ट को या ऐप को कॉम्प्लिकेट बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप छोटी भी ऐप है, आप सिंगल फोल्डर लेवल पे भी सारी फाइलें रख सकते हैं। अगर आप प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से आप फोल्डर वाइज अपनी ऐप को स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा हर फाइल का नेम, हर फाइल का मोटिव क्या है। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, आपके डाउट हैं फ्रेंड्स, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे मेल भी कर सकते हैं me@ravindernegi.com पर। तब तक के लिए बनिए रहिए मेरे साथ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। सीखते रहिए, सिखाते रहिए।